दोस्तों कई बार आपने सुना होगा जब अपनी पत्रिका आप दिखाते हैं तो बोला जाता है कि आपका इस ग्रह की महादशा आने वाली है, अंतर्दशा आने वाली है, ये महादशा अच्छी जाएगी। कई बार उल्टा हो जाता है और कई बार बोला जाता है कि महादशा बुरी जाएगी, अच्छा समय निकल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डीपली अध्ययन की कमी होती है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि लग्न पत्रिका किस प्रकार का फल दे सकती है दूसरी कुंडलियों की सहायता से, क्योंकि हमेशा लग्न पत्रिका को देख के प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजों को देख के प्रेडिक्शन करना चाहिए। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा लग्न पत्रिका ये बनी कैसे। जब एक बच्चा मां के गर्भ से निकलता है ना, तो ग्रहों की स्थिति का एक स्काई शॉट खिंच जाता है, पिक्चर खिंच जाती है। तो जहां जो ग्रह होता है वहीं स्थिर हो जाता है, ठीक है, और ये लग्न पत्रिका बन जाती है और बाकी सारी पत्रिकाएं भी बन जाती है, ठीक है। अब ग्रह तो स्थिर होते नहीं है, वो तो चलायमान होते हैं, उसको बोलते हैं गोचर। इसलिए लग्न पत्रिका को देखते वक्त उसके बारे में कुछ भी फल कथन करने से पहले गोचर को जरूर देखना चाहिए। तो पहली परिस्थिति गोचर की तो देखनी है। दूसरी चीज, लग्न पत्रिका और भाव चलित में क्या डिफरेंस है। लग्न पत्रिका जब बच्चे ने जन्म लिया बन गई, लेकिन कई बार जब जो लग्न पत्रिका बनती है उसमें जो बच्चा है उस बच्चे की लग्न पत्रिका में लग्न और लग्नेश की स्थिति कैसी है। अगर वो कमजोर हैं, उनकी डिग्री वाइज 27, 28, 29, 30 डिग्री है या 1, 2, 3, 4 डिग्री है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो ग्रह लग्न पत्रिका में जहां होते हैं भाव चलित में चेंज हो जाते हैं, वो दूसरे भाव में चल जाते हैं, या तो अगले वाले भाव में चल जाएंगे, पिछले वाले भाव में। तो लग्न पत्रिका में अगर कोई ग्रह 10वें भाव का फल देने वाला होता है तो भाव चलित में वो 11वें का फल दे रहा होता है, क्योंकि वो भाव चलित में 11वें में चले गया है। ये भाव चलित का, तो इसको भी देखना जरूरी है। तीसरी बात, जब हम लग्न पत्रिका की बात करें तो नवांश कुंडली की बात जरूर करें, D9 चार्ट को। वैसे तो D9 चार्ट वैवाहिक स्तर को देखने के लिए किया जाता है कि विवाह कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, विवाह के बाद स्थिति कैसी होगी, इस चीज को देखने के लिए किया जाता है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि अगर आप प्रत्येक ग्रह को देख करके नवांश कुंडली से अगर तुलना करें और उसके साथ में अपना फल कथन कहें तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आपकी बात के सत्य होने के। जैसे आज टॉपिक ले रहा हूं वर्गोत्तम का भी। जैसे कुंडली में वर्गोत्तम का मतलब क्या होता है, जब एक ग्रह लग्न पत्रिका में जहां बैठा है नवमांश में भी वहीं जाके बैठ जाए उसी घर में, तो भाव वर्गोत्तम कहलाता है। अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है और जाकर के नवमांश में अपनी ही राशि में उसी जगह जाके बैठ जाए, मतलब उसी राशि में जाके बैठ जाए, वो राशि वर्गोत्तम होता है। वर्गोत्तम का मतलब क्या होता है कि एक ग्रह की शक्ति बढ़ रही है। अगर वो ग्रह खराब है तो खराब की शक्ति बढ़ जाएगी, अगर वो ग्रह अच्छा है तो अच्छे की शक्ति बढ़ जाएगी। ये डिपेंड करता है आप ग्रहों को किस प्रकार से पढ़ते हैं। वो ग्रह आपकी लग्न पत्रिका में योग कारक हैं कि मारक हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से वर्गोत्तम होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि मैंने लग्न पत्रिका बना ली है और एक मैंने नवमांश बना लिया है। मैंने अपने हिसाब से कोई भी ग्रह कहीं भी लिख लिया है आपको समझाने के उद्देश्य से, तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने हिसाब से मैंने लिख लिया है सिर्फ समझाने के उद्देश्य से। मान लीजिए ये एक लग्न पत्रिका है, लग्न के ऑनर यहां पर बुध हैं और मंगल 1 नंबर में बैठे हैं, और नवमांश कुंडली में D9 चार्ट में मंगल खुद कहां बैठ गए, 1 नंबर में। कहां बैठ गए, लग्न पे जाके बैठ गए। तो ये राशि वर्गोत्तम हो गई। राशि वर्गोत्तम, मंगल की शक्ति बढ़ गई है। और मंगल की शक्ति कितनी बढ़ गई है, मंगल की डिग्री पे भी डिपेंड करेगा। अगर मंगल की डिग्री बहुत कमजोर है तो शक्ति भी उसी प्रकार से बढ़ेगी, और डिग्री बहुत अच्छी है तो शक्ति उसी प्रकार से बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 3 गुना शक्ति बढ़ जाएगी, तो मंगल वर्गोत्तम हो गई। अब मंगल का फल अच्छा होगा बुरा होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि उसको देखने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि कुंडली में मंगल योग कारक है कि मारक है। यह निर्णय करने के बाद आप मंगल का फल कथन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आप सूर्य को देखिए। यहां सूर्य कहां है, यहां सूर्य लिब्रा के अंदर है, यहां नीच के हो गए, और सूर्य पंचम भाव में है, तो नवमांश कुंडली में भी पंचम भाव में आ गए। ये भाव वर्गोत्तम हो गए। यह सूर्य कैसा फल देंगे, फिर वही बात कि लग्न पत्रिका में सूर्य कैसे है, कारकेश है कि मार्केश है, योग कारक है कि मारक है। दूसरी बात, सूर्य का नीच भंग हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी चीज, सूर्य भार वर्गोत्तम हो गए। अगर सूर्य नीच भंग हो गए, अच्छे हो गए, लगन के मित्र भी हैं, अच्छे हैं, कारकेश भी हैं, यानी योग कारक हैं, तो बहुत गजब का फल दे सकते हैं।
तो ये निर्णय लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये ग्रह आपके पत्रिका में कैसा फल देगा। उस प्रकार से हम नववांश में जाकर के फल को कथन कर सकते हैं, उसका हम कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा। चलो मैं तीसरी चीज बताता हूं। मान लो किसी ने आपको कहा कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत बेकार फल कर देंगे कि गुरु नीच के हो गए। अब यहां तो एक पत्रिका को, लग्न पत्रिका को देख करके आपने बोल दिया, वो तो डर गया, अरे यार गुरु हमारा नीच का फल देंगे। पर इसको देखने से पहले दोस्तों, क्या आप नववांश को नहीं देखेंगे? क्या आप अपनी भावचलित को नहीं देखेंगे? क्या बाकी की कुंडलियों को नहीं देखेंगे? तो अगर ये गुरु नववांश में जाकर के अच्छा हो गया, जरा देखिए मैंने 4 नंबर में लिख दिया, तो यहां उच्च के हो गए। तो पहली बात तो अगर गुरु की स्थिति यहां नीच भंग हो गई, साथ में अगर यहां गुरु नीच के और 0 डिग्री पे ही हैं, तो उनका नीचत्व तो वैसे ही कम हो गया, ठीक है। साथ में जाकर वहां उच्च के भी हो गए, तो ये अच्छे हो गए। एक तरह से नववांश और लग्न पत्रिका से उनका नीच भंग भी हो गया। तो पहला नीच भंग यहां हो गया, दूसरा नीच भंग यहां हो गया, तो गुरु यहां बुरा करने की जगह अच्छा फल कर जाएंगे। तो फल कथन करने से पूर्व बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर गुरु यहां नीच के हैं और गुरु यहां पर भी नीच के हो जाते, जब तो बहुत दिक्कत थी। अब कितना नीच का फल देंगे ये गुरु की डिग्री पे डिपेंड करेगा। अगर गुरु की डिग्री 0 है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो उतना ही नीच का फल देंगे, लेकिन बहुत कमजोर फल कर देंगे। जो बेकार फल होंगे वो कम हो जाएंगे। लेकिन गुरु की डिग्री अगर बहुत शानदार है, 12, 13, 14, 15 डिग्री हो गई, तो दिक्कत वाली बात है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब आते हैं, चलो एक और ले लेता हूं। अगर कोई बोलेगा कि सर आपका बुध यहां उच्च का हो गया, बुध अपनी स्व राशि में है, कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत गजब का फल देंगे। तो भाई बुध को तो देख लीजिए कि आपके नववांश कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है। और नववांश कुंडली में बुध जाकर नीच के हो गए, तो जहां ये उच्च के थे वहां नीच के हो गए, तो बुध आपको दिक्कत कर सकते हैं। अब ये कितना दिक्कत करेंगे, सूत्र तो वही यूज करोगे कि इस कुंडली में बुध कारकेश के मार्केश है, आपको दिख रहा है लगन के मालिक भी हैं और कहां जाकर के एक राजयोग भी क्रिएट कर रहे हैं, उच्च के भी हो गए हैं, केंद्र में भी हैं, बहुत गजब का फल है। लेकिन वहां जाके नीच के हो गए, डिग्री कितनी है, तो कहीं ना कहीं चीजें नलीफाई होने लग जाती हैं। यहां से गुरु नलीफाई हो गए, इधर से बुध नलीफाई हो रहे हैं। तो कोई भी फल कथन करने से पूर्व ग्रहों की वास्तविक परिस्थिति को देखना जरूरी है, साथ में इनकी डिग्रियों को देखना जरूरी है, साथ में उसकी सपोर्टिंग कुंडलियों को देखना जरूरी है, फिर साथ में यह भी देखना जरूरी है कि कुंडली में लगन पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उनकी जो छाया कुंडली है, जो उनका भाव कुंडली, एक्चुअली अगर आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा तो उनकी सपोर्टिंग पार्ट में तो जाना पड़ेगा। किसी चीज में आपको अगर अंदर रिसर्च करके जाना ही है तो सपोर्टिंग कुंडलियां बनाई इसलिए हैं, वहां जाकर के देखना पड़ेगा एक्चुअली में फल क्या निकलेगा। जब भी कोई ग्रह लगन पत्रिका से नववांश में वर्गोत्तम हो जाता है या अच्छा हो जाता है, तो उस ग्रहों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। सूर्य अच्छा होगा तो नेतृत्व की शक्ति बढ़ जाएगी, दृढ़ संकल्प की शक्ति बढ़ जाएगी। मंगल अच्छा होगा तो आत्मनियंत्रण, गुस्से पर आत्मनियंत्रण बढ़ जाएगा, आत्म साहस की आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। चंद्रमा अच्छा हो जाएगा तो संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी, आपके दूसरे के प्रति करुणा भाव बढ़ जाएगा। बृहस्पति अच्छा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति सहानुभूति, धर्म के प्रति एक अच्छी अजीब सी इच्छा, एक शिक्षण के प्रति अजीब सी इच्छा, आपका ज्ञान वर्धन बढ़ जाएगा। अगर आपका शनि बढ़ गया तो आप नियंत्रण भी बढ़ेगा, मजबूत स्थिति बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, आपके अंदर एक अलग प्रकार की सहजता आने लग जाएगी। आप जो काम करेंगे परमानेंट बेसिस करेंगे। शुक्र अगर आपके वर्गोत्तम हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो आप में कलात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। आपके जीवन में आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा होने लग जाता है। आपके जीवन में राहु और केतु अगर अच्छे हो जाते हैं तो आपके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आने जाते हैं, दुनिया से परे सोचने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आप धन के पीछे बहुत डेस्परेट होने लग जाते हैं, अपनी धन को कमाने के लिए डेस्परेट होने लग जाते हैं। अगर बुध कुंडली में वर्गोत्तम हो जाते हैं दोस्तों, तो बुद्धि बढ़ जाती है, नेतृत्व क्षमता, डिसीजन लेने की पावर, दिमाग बहुत रॉकेट की तरह, बहुत रोबोट की तरह सोचने लग जाता है। तो ये सब बोलने से पहले, बताने से पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि कुंडली में कौन सा ग्रह क्या फल दे सकता है। कुंडली में वो योग कारक है, मारक है, नववांश में वो कैसा हो गया, कुंडली में उसकी डिग्रियां कैसी है, नववांश में वो क्या फल देगा, इसको देने से पहले आपको कभी भी, देखने से पहले कभी भी कुछ बताना नहीं चाहिए। अब मैं वैवाहिक स्तर की बात करता हूं। कुंडली में विवाह को देखने के लिए नववांश कुंडली का सारा लेते हैं, तो उससे पहले आपको लगन पत्रिका में सप्तम भाव को भी देखना पड़ेगा। सप्तम भाव हमारी भार्या का, हमारी
हमारी पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का पार्ट होता है। अगर सप्तम भाव सभी तरह से अच्छा है, यानी सप्तम भाव का जो मालिक है, एक तो भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, साथ में सप्तम भाव का जो ऑनर है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, 6 8 12 से संबंध नहीं बनना चाहिए, ठीक है। साथ में नीच ग्रहों की दृष्टि में नहीं आना चाहिए, पाप ग्रहों की दृष्टि में नहीं आना चाहिए, तो अच्छी बात है। और अच्छा देखने के लिए आप नवांश कुंडली के पहले लग्नेश को देख लीजिए, लग्नेश भी 6 8 12 में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखना चाहिए कि नवांश का जो सप्तम भाव का मालिक है, कंडीशन वही कहलाएंगे, कंडीशन सूत्र वही होते हैं कि 6 8 12 में को उसका मालिक नहीं जाना चाहिए। उसमें हम गुरु और शुक्र को परे कर देते हैं। गुरु और शुक्र 12वें भाव में जाके कई बार अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु का तो वो कालपुरुष कुंडली में खुद का घर है और शुक्र वहां जाकर के थोड़े से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो गुरु और शुक्र के अलावा जो आपका सप्तमेश है वो 6 8 12 से संबंध न बनाए। तो ये सब देखते हुए ही हम बता सकते हैं विवाह के बाद की स्थिति कैसी होगी। तो इसलिए आज का जो मैंने विषय बनाया है कि कुंडली को फलित करने से पूर्व बहुत बातें सोचने की होती हैं और कहने से पहले आपको नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हाँ यार ये चीज हो सकती है, और उसके अनुसार ही आपको उपाय बताने चाहिए। उपाय कस्टमाइज होते हैं, उपाय तो 100 ही हैं, लेकिन 100 से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 1000 10,000 उपाय बनाए जा सकते हैं ग्रहों की परिस्थिति देख करके। और वो उपाय ग्रहों के लिए नहीं होते हैं, वो हमारे शरीर में जो नवग्रह के अंश हैं उनको संतुलित करने के लिए होते हैं, हमारे ऑरा मंडल को संतुलित करने के लिए होते हैं। तभी वो उपाय काम आ पाते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊर्जा मंडल को नियंत्रित करते हैं और हमारे ग्रह संतुलित होकर अच्छा काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आप कुंडली का इंटरप्रिटेशन करें तो बहुत सोच समझ के करें। नमस्कार।